हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। पिछली क्लासों में पीछे हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। उनमें से जो पढ़े गए क्वेश्चन हैं उनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका भी आपको एक ये जो क्लास हो जाएंगी, इस पूरी जो 1.1 के बाद जो क्लास होंगी उसकी डाउट क्लास अलग से रख लेंगे अपन। तो आपको जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग से डाउट क्लास में बता देंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अपनी बुक को खोलिए और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि क्या है वो, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है HCF 306 और 657 दो संख्याएं दे रखी हैं हमें। एक तो दे रखी है 306 और एक दे रखी है 657, बराबर 9 दिया है। मतलब इन दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। LCM ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं का ही हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो एकदम सिंपल तरीका है, इनको निकालने का एकदम सिंपल तरीका है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो कैसे करोगे इसको, देखो इधर क्वेश्चन नंबर अपनी प्रश्नावली है 1.1 है और क्वेश्चन नंबर है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब कैसे करेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। देखो हमें संख्याएं दे रखी हैं, HCF दे रखा है और HCF किनका दे रखा है, 306 है एक संख्या तो, और एक है 657। इनका HCF दे रखा है 9 और हमें LCM इनका निकालना है। क्या निकालना है, LCM हमें निकालना है। तो आप एक ऐसे मान लो कि ये फॉर्मूला ही है। क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणा और उनके HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला टाइप मान सकते हैं आप। तो दो संख्याओं का गुणा बराबर LCM गुणा HCF, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं अपने पास, एक तो है 306 और एक है 657। ये दो संख्याएं हैं। अब इनका LCM तो हमें निकालना है, ठीक है, और गुणा HCF दे रखा है HCF दे रखा है 9। क्या दे रखा है, 9। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है इसमें LCM। तो LCM निकालेंगे तो LCM के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो LCM इक्वल हो जाएगा 306 गुणा 657 अपॉन में 9। अब आप क्या करोगे कि 306 में 9 का भाग कर दो, डिवाइड कर दो। तो 9 × 27, फिर 3 बच गया, 9 × 4 36, 34 हो गया और ये 657 अपने पास में बच गया। अब 657 को 34 से क्या कर लो, गुणा कर लो। 657 को 34 से गुणा करोगे तो 4 संते 28 और 4 पंजू 20 और 2 22, 4 छिका 24 और 2 26, 3 संते 21, 3 पंजू 15 और 2 17 और 3 छिका 18 और 1 19। अब जोड़ दो इनको, 8 3 6 और 7 13, 3 और 9 12 और 1 1 2, 22,338 इसका LCM आ गया। क्या आ गया, 22,338। ऐसे ये इसका आंसर हो गया। वीडियो को रोक करके, क्लास को रोक करके इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर बाद में उतार लेना, ठीक है। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये ऐसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जो 6 की पावर n के लिए 0 पर समाप्त होती है। तो इसको भी करते हैं, देखो एक बार। 6 की पावर n
संख्या दे रखी है और कोई भी प्राकृत संख्या है n, यहाँ पे n क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है जो 0 पे क्या होती है, समाप्त होती है। अब 0 पे समाप्त होती है तो 0 पे समाप्त होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो संख्या है ना, हम मान लेंगे, माना कोई भी घनात्मक पूर्णांक, कोई भी घनात्मक पूर्णांक जो 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, वह किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। क्या होगी, तो वह 5 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या है या कोई भी, मतलब मान लो कि कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृत संख्या है, वह यदि 0 पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें 5 का भाग जा रहा है। तो कैसे करोगे, विभाजित होती है। अब हमें संख्या क्या दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है 6 की पावर n। अब इसके अपन गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का होल ऑफ n। अब इसके गुणनखंड में 5 है तो नहीं, अरे 2 और 3 ही है, 5 कहाँ है, तो अपन लिख देंगे इसमें 5 नहीं है। अब हमें तो चेक करवा रहा है कि ये 5 से विभाजित है या नहीं, तो इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होती है। तो अपन लिख देंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। ये हमें जांच ही करना था सिर्फ इसमें कि ये 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी। इसको भी क्लास को पॉज करके एक बार इसको उतार लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, वो भी एक बार आप पढ़ो। क्या दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं हैं, हमें चेक ही करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता हो, और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें या तो सिर्फ खुद का जाए या फिर एक का जाए, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें किसी न किसी संख्या क्या जाता हो, भाग जाता हो। तो हमें जो संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं इसमें, तो एक बार तो उनको लिखो कि कौन कौन सी दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो कौन कौन सी दे रखी हैं देखो एक बार। एक तो दे रखी है हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13, एक तो ये संख्या दे रखी है। और एक दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 5। ये भाज्य संख्याएं दे रखी हैं। ऐसे बोल रहा है क्यों है ये भाज्य संख्याएं, तो इसको इसमें यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, 13 को कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो 13 को बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ बचेगा
7 गुणा 11 और यहाँ बचेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो संख्या है ना, इसमें 13 का डिवाइड हो रहा है, 13 से 13 कट जाएगा जब अपन भाग लगाएंगे तब। तो अपन क्या लिख देंगे, यह 13 से भाज्य है। क्या है, यह 13 से क्या है, भाज्य। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, कॉमन लेके देखते हैं। देखो देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लो फिर। तो यहाँ से लोगे तो 7 गुणा 6 को तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा अपने, गुणा 4 को भी ऐसे कैसे लिखो, और यो है 3 गुणा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ से तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1। तो ये किससे विभाजित हो रही है, ये हो रही है 5 से विभाजित। किससे हो रही है, 5 से। तो लिख देंगे यह 5 से भाज्य है या विभाज्य है, एक ही बात है। तो हमें तो चेक करना था कि ये भाज्य है नहीं, तो ये दोनों में, एक में 13 का जा रहा है, एक में 5 का जा रहा है, तो दोनों में भाज्य हो गई। इसको भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस क्वेश्चन में, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे इस चीज़ को कि हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पे तो इनका HCF निकालेंगे तब तो नहीं पता चलेगा, LCM निकालेंगे तब पता हमें चल जाएगा कि वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कैसे और कब मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखी है वैल्यू, तो देखो इसमें हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं कि जो सोनिया थी और एक और है इसमें, तो उसको तो लग रहे हैं 12 मिनट और एक को लग रहे हैं 18। तो अपन क्या लिखेंगे, चूँकि 18 व 12 का LCM ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, 18 व 12 का क्या ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। अब LCM ज्ञात करना आपको पहले बता दिया गया है, 1.1 का जो अपना पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था, उसमें बताया गया अच्छे से। फिर भी मैं एक बार आपको फिर दोबारा विस्तार से समझाता हूँ। तो देखो 18 का LCM ज्ञात करेंगे तो 18 लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। अब 18 में 2 का भाग लगा दो, कितने बार गए, 9 बार। फिर इसमें 3 का लगा दो 3 बार, फिर 3 में 3 का लगा दो 1 बार। तो इसके अपने पास गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और अब 12 का निकाल दो, 12 में 2 का लगाओगे 6, 6 में 2 का लगाओगे 3, 3 में 2 का लगाओगे 1, ठीक है। तो 12 ही गुणनखंड क्या हुई है, 2 गुणा 2 गुणा 3। हमें निकालना है LCM। तो 2 तो आ रहा है 1 बार और 3 आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है 2 बार और 3 आ रहा है 1 बार। तो देखो HCF निकालते हैं ना, तब तो 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि वो जो फैक्टर आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है, वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, और उस फैक्टर की पावर दोनों में से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन LCM में अपोजिट होता है। कैसे होता है कि पावर अधिकतम होनी चाहिए और कॉमन हो तो सही ना हो तो सही, सभी को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो LCM में 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे।
तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 नाम 36। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और सोनिया का लगेगा 2 चक्कर और रवि का लगेगा 3 चक्कर। ऐसे वो चक्कर लगा के इतने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको भी नोट कर लो। अब ये तो हो गई अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई आज। अब इसी क्लास में अपन अभी के अभी 1.2 भी शुरू करेंगे। अब 1.2 में क्वेश्चन कितने हैं? सिर्फ 3 ही हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम में आता भी है 2 या 3 नंबर में। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और थोड़ा लैंग्वेजेबल क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज आएगी, हिंदी लिखनी है अपने को। और एक क्वेश्चन यदि आपने इसमें थोड़ा सा, स्टूडेंट ये बोलता है कि सर हमें समझ में नहीं आया। कई क्वेश्चन ये होते हैं कि उनमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है लैंग्वेज को। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें आपने एक क्वेश्चन याद कर लिया ना, याद करने का मतलब है कि इसमें आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो गया ना, तो फिर सभी क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, फिर कोई अलग अलग नहीं है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय हमें इसमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय कैसे है ये। अब अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो पहले अपन मान लेंगे परिमेय है। क्या मान लेंगे? परिमेय है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसको पहले परिमेय मान लेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। वही होती हैं, मतलब परिमेय संख्या वही होती है। तो अपन a/b मान लेते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या लिख दूंगा? हमने परिमेय तो मान लिया, किसको? √5 को। तो √5 बराबर अपन लिख देंगे a/b। अब यहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। तथा b के बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं। यहाँ b के बराबर 0 नहीं हो सकता। अब इसको जब इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा √5 b बराबर a। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा, b का वर्ग b² और a का वर्ग a²। अब यहाँ से अपन b की वैल्यू निकाल लें तो 5 कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो b² बराबर हो जाएगा a²/5। क्या हो जाएगा? a²/5। अब अपन ये लिखेंगे कि चूंकि a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है, तब a भी 5 से विभाज्य होगा। ये तो आपको हमको पता ही है कि यदि a² ही 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब अपन इसको क्या माने कि एक में तो हमने प्रूफ कर दिया। अब एक अपन एक संख्या और मानेंगे c।
तो अपन मान लेते हैं कि ऐसे मान लेंगे कि a बराबर 5c मान लिया, कोई भी संख्या कि a के बराबर 5 भी तो था ही, अब c और मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी c भी एक कोई संख्या है, तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 c स्क्वायर। अब इसको आप समीकरण नंबर है ना 1 मान लो पहले, तो 1 नंबर समीकरण से, समीकरण 1 से a स्क्वायर की जगह लिख दो 5b स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25 c स्क्वायर। अब अपन को a की वैल्यू तो b की मतलब a को तो विभाजित कर दिया, अब अपन को b को विभाजित करना है कैसे भी करके, तो b को विभाजित कैसे करेंगे, 5 को डिवाइड में कर देंगे इसके, तो देखो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन में 5, ऐसे तो होगा। अब 5 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब c की वैल्यू निकालनी है तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा 5। अब जैसे यहाँ पे लिखे थे ना सेम बात वही लिखेंगे, यदि a स्क्वायर 5 है तो यहाँ पे a स्क्वायर 5 था, तो यहाँ क्या बोल देंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा, क्या होगा, विभाज्य होगा। ये बात समझ में आ गई कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित ही होगा। अब दोनों को हमने सिद्ध कर दिया, हमने परिमेय a और b तो मानी थी, तो a को भी हो गया विभाजित है और b को भी हो गया विभाजित, हमने परिमेय तो मानी थी। अब आपको पता है कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो विभाजित है, लेकिन अपन ये जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होती है, तो अपन क्या लिख देंगे कि चूँकि हमारी परिकल्पना विरोधाभासी है, क्या है, विरोधाभासी है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन, यदि ऐसे मानो कि यहाँ पे √5 ना करके √2 होता तो यहाँ भी 2 लिख देते, यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, ठीक है। फिर ऐसे ही मतलब डाटा ही चेंज होते, क्वेश्चन की लैंग्वेज वो की वो आएगी। तो ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, तो अब की बार इसके आने के चांस हैं, और इसमें ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन, 1.2 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट कर दो, मैं डाउट क्लास बना दूंगा। तो आज ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें आपको 2.1 और 2.2, 2.1 के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।